गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। लेसन लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ये लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले हम पहला और दूसरा अध्याय हमने पढ़ा। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद किन किन समस्याओं का भारत को सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। उसमें रजवाड़ों का विलय और रियासतों का विलय, हम कह सकते हैं कि 565 रियासतों का विलय में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और उसके अलावा समग्र विकास की समस्या का सामना भारत को करना पड़ा था। जो विस्थापित होकर के आए थे उनके लिए पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा था। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो लोकतंत्र की स्थापना की समस्या। उसी से ये हमारा चैप्टर जुड़ा हुआ है। दूसरे अध्याय में हमने करा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। कैसे वैसे तो 1947 से 1952 तक इंटरिम गवर्नमेंट ने काम किया था। 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस को जीत हासिल हुई और 1952 से 1962 तक लगातार कांग्रेस जीतती रही। एक दल की प्रधानता का दौर रहा। 5वें लेसन में हमने पढ़ा उत्तराधिकार की बात। यहां हमने पढ़ी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमने पढ़ा, इंदिरा गांधी के बारे में हमने पढ़ा। और हम पढ़ चुके थे अब तक 1967 का चुनाव। 1967 का चुनाव पढ़ा। उसके बाद हमने 1971 का चुनाव पढ़ा। कांग्रेस की विजय 1967 में 283 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। और 1971 के चुनाव में कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी। मैंडेट मिला, बहुमत मिला। इंदिरा गांधी एक कुशल नेतृत्व को लेकर सामने आई और उनको वोट पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद एक कुशल नेतृत्व के रूप में इंदिरा गांधी सामने आई और उन्होंने 1971 का चुनाव जीता। इस चैप्टर में जो लोकतंत्र की बात हो रही थी उसका यहां पर जिक्र हम करेंगे, चर्चा उस पर करेंगे हम। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर को हम मैंने बेसिकली इस चैप्टर को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। इस पे हम 3 वीडियो बनाएंगे। तो पहला जो फेज है, पहला जो वीडियो हम इस पर आज बनाएंगे वो आपातकाल लागू होने से पहले की स्थिति या दौर। और दूसरा इसमें फिर हम पढ़ेंगे आपातकाल के दौरान की स्थिति, भारत की स्थिति क्या रही। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपातकाल हट जाने के बाद की स्थिति। तो 3 फेज में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो आपातकाल लागू हुआ उससे पहले की स्थिति क्या थी। सबसे पहले तो हम इसमें 1967 का चुनाव, जैसा कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस को 283 सीटें मिली थी, बहुमत मिला। लेकिन 8 राज्यों में कांग्रेस अपना मैंडेट गवा चुकी थी, अपना बहुमत खो चुकी थी। यूपी में केवल कांग्रेस ने कुछ दिन के लिए सरकार बनाई, लेकिन वो भी टूट गई थी। कांग्रेस की सरकार टूट गई थी। तो उसके बाद जो है 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस में फूट हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ और पहली बार कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो राष्ट्रपति पद के लिए वो हार गया था। तो
ऐसे में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में ही। और जो है उस दौरान जो कांग्रेस की फूट थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में, वो एक जनता के सामने बड़ा इश्यू था। बहुत जनता को उसमें सोचने पर जनता को मजबूर किया कि कांग्रेस ओ की तरफ जाया जाए या कांग्रेस आर की तरफ जाया जाए। तो इंदिरा गांधी 1967 से 1971 तक शासन कर चुकी थी। ऐसे में लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी जो है वो एक नेतृत्व दे सकती है। हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा कि किस तरह इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव जीतने में कामयाब रही। कहीं ना कहीं जो 1971 का चुनाव जीतने के बाद, पिछले वीडियो में हम बता पाए थे कि ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी उन जो वादे उन्होंने 1971 के चुनाव से पहले किए थे वो उनको पूरा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी और बहुत सारी समस्याओं का सामना इंदिरा गांधी को करना पड़ा था। उसमें सबसे बड़ी बात अगर हम चर्चा करें तो गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने दिया था, उसमें वो मुझे लगता है कि 1971-72 का जो युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ा था उसमें बहुत सारे जान माल की हानि हुई थी। बांग्लादेश के शरणार्थी आ गए थे और काफी समय तक जो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर किया था उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करना बड़ा एक संकट का समय वो था। तो गरीबी से भारत गुजर रहा था। ऐसे में विपक्ष ने यहाँ गरीबी हटाओ का, जैसे कांग्रेस ने नारा दिया, तो विपक्ष ने इंदिरा हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में दिया था। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी। ओपेक जो संगठन था उसने जो तेल उत्पादन है उसमें कमी कर दी, जिससे कि एकदम से तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी। खाने पीने की, खाद्यान्नों की वस्तुओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी एकदम से हो गई थी। 1973 में 23% और 1974 में 30% की वृद्धि, महंगाई दर जो है मापी गई। और औद्योगिक विकास में भी 1971 के बाद बहुत बड़ी कमी आई थी। 1972-73 में मानसून निष्क्रिय रहा, जिसके कारण फसलें अच्छी नहीं हो पाई, पैदावार में कमी आई, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल बन करके इंदिरा गांधी के सामने आई थी। जो कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, वो मुझे लगता है कि वो उस गरीबी को हटाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। ये संकट थे जिनका सामना इंदिरा गांधी की 1971 वाली सरकार को करना पड़ा था। छात्रों के बीच भारी असंतोष था बेरोजगारी को लेकर के। बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। छात्रों को जो सुविधाएं चाहिए थी, जो यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेजेस, जो स्कूल्स की व्यवस्था चाहिए थी, वो अच्छी प्रकार से नहीं हो रही थी और शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो चरमरा रही थी। साथ ही माओवादी और नक्सलवादी आंदोलन चलते रहे, जिससे कि कांग्रेस को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इंदिरा गांधी को कुछ आंदोलनों का सामना करना पड़ा था, जो कि एक तो आंदोलन इसमें गुजरात नव निर्माण आंदोलन, ये छात्र आंदोलन था। 1974 में ये शुरू हुआ था। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में 20% की फीस वृद्धि कर दी गई थी, जिससे कि वहां के छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। और विरोध के कारण जो मेन कारण था वो था छात्रों की समस्या, फीस वृद्धि की समस्या। इस आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया था गुजरात में। तो उसमें खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि भी एक कारण रहा, जिससे कि आम नागरिक जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। उच्च पदों में भ्रष्टाचार, क्योंकि युवा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग इस भ्रष्टाचार से
वाकिफ था, उनको ज्ञान था कि ये जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, तो उसके खिलाफ जो है छात्रों ने विरोध किया और उसमें आम जनता भी शामिल हुई। ये जो आंदोलन था ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जो समर्थक थे उनके खिलाफ ये आंदोलन था। किस तरह जो है औद्योगिकरण किया जा रहा था उसके खिलाफ जो है आम जनमानुष जो है विरोध में आया। मुख्यमंत्री जो चिमन भाई पटेल थे उनको इस आंदोलन के बाद त्याग पत्र देना पड़ा था। गुजरात के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था और उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन यहां पर लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा। और जो यहां एक बड़ी बात आई, आंदोलन में सभी विपक्षी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई के बाद जो मार्क्सवादी लेनिनवादी जो पार्टी बनी, ये सारी पार्टियां जो है मिल करके और जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जस्टिस पार्टी, इन लगभग सभी पार्टियों का जो समर्थन था वो इस आंदोलन के साथ रहा। एक ये जातिगत और धार्मिक जो समूह थे वो भी इस आंदोलन के साथ आ गए थे। इसमें क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, KHAM के नाम से जो है ये एक जाना जाता है कि इन जाति और इन धर्म के लोगों ने भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई इसके प्रमुख नेता के रूप में सामने आए थे, जो कि गुजरात नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और मोरारजी देसाई ने यहां चेतावनी दी कि मध्यावधि चुनाव कराए जाए। और पहले तो कांग्रेस ने इस बात के लिए मना किया या काफी इसमें विरोध चलता रहा। फिर अंत में 1975 में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। ये आंदोलन गुजरात नवनिर्माण आंदोलन का ये सीधा सा आंदोलन जो है मतलब एक राज्य स्तर पर ना होकर राष्ट्रीय स्तर पर चला गया था, जो कि माना गया कि इंदिरा गांधी के ही खिलाफ यह आंदोलन था। राज्य स्तर पर ना होकर के इंदिरा गांधी को यहां पर टारगेटेड किया गया था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व को चैलेंज किया गया था। आगे हम जो है बिहार आंदोलन की चर्चा यहां पर करेंगे, जो कि 1974 में ही ये भी एक छात्र आंदोलन था। ये छात्र जो है इकट्ठा होकर के जयप्रकाश नारायण, जो कि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, छात्रों के आग्रह पर जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल हुए, इस शर्त के साथ कि ये आंदोलन अहिंसक होगा और यह आंदोलन जो है राज्य स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। इस शर्त के साथ जेपी इस आंदोलन में शामिल हुए और समय समय पर उन्होंने आंदोलन की प्रक्रिया बना करके हड़ताल, धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह और गांधी जी का जो भूमिदान का जो कंसेप्ट था उसके साथ भी ये जुड़े और उसके लिए ये कार्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी छवि बनती जा रही थी। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। जयप्रकाश नारायण ने ये कंसेप्ट दिया था। ये जो क्रांति थी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों एरिया में एकजुट होकर के लोगों ने हर मोर्चे पर इंदिरा गांधी का या कहिए कांग्रेस का डटकर विरोध किया था और सरकार को चेतावनी दी और सरकार गिराने का प्रयास किया था, सरकार की गलत नीतियों को सामने लाने का प्रयास किया था। चार जो स्तंभ जो है जयप्रकाश नारायण ने बताए, उसमें संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन, चार स्तंभ जो है क्रांति के जयप्रकाश नारायण ने बताए थे।
जो आंदोलन की शर्त मुख्य थी कि आंदोलन जो है अहिंसक रहेगा, और इस अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जयप्रकाश नारायण ने संसद कूच या संसद मार्च किया था, संसद को घेरा था, और दिल्ली के मतलब राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की थी, जिससे कांग्रेस को हिला करके रख दिया था। जयप्रकाश नारायण के समर्थन में सभी समूहों, सभी जातियों और सभी धर्मों, सभी राजनीतिक पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, सभी शामिल हुए थे। ये एक जन आंदोलन बन गया था। तो ये था बिहार का आंदोलन। इसमें जो विरोधी पार्टी थी, जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी आदि ने इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन किया था। और साथ ही जो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल और कर्मचारियों का जो आंदोलन था, वो भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ साथ चला था। विरोधी पार्टियों ने पूरा इसका समर्थन किया था। 1975 में जो संसद मार्च था, उसके साथ सभी दलों और सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी समूहों और सभी जो है धर्मों के लोग इसमें एक साथ एकजुटता के साथ लड़े और संसद मार्च किया, और एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अंदर करी थी। उसके बाद हम इसमें जो मानते हैं कि कांग्रेस को एक और बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था, वो रेलवे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल। ये हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। कर्मचारियों का बोनस व अन्य सुविधाओं को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। इस धरने प्रदर्शन ने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। आप सोच के देखिए कि आज के समय में ये कह सकते हैं कि हमने तो आज के समय में रेलवे के बंद का सामना इस लॉकडाउन में हम कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या बुरी हालत हो रही है लोगों की। एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने की जो लोगों को परेशानी है, आर्थिक जो चक्र है, आर्थिक स्थिति काफी जो है खराब हो गई है। हमारे सामने तो ये लॉकडाउन का एग्जाम्पल है। तो आप सोच के देखिए कि उस समय में जब हम विकास की शुरुआत इंदिरा गांधी कर रही थी, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जब रेलवे की हड़ताल हुई, आप मानिए कि एक दिन रेल सेवा अगर बंद हो तो कितना नुकसान होता है, और रेल सेवा 20 दिनों तक लगातार बंद रही थी। तो बहुत बड़ी आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट इंदिरा गांधी की सरकार के सामने आन खड़ा हुआ था। और ऐसे में इंदिरा गांधी ने बड़े, आप कहिए कि इसको तानाशाही तरीके से इस हड़ताल को खत्म किया था। और जो कर्मचारी मांग रहे थे बोनस और अन्य सेवाएं में सुविधा, वो उनको नहीं दी गई, और इस आंदोलन का इंदिरा गांधी ने पूर्णतः दमन कर दिया था। उसके बाद जो आंदोलन है वो नक्सलवादी आंदोलन हुए। 1964 में साम्यवादी जो पार्टी है उसमें विभाजन हुआ था, और उसके बाद जो है 1967 में साम्यवादी जो है पार्टी फिर विभाजन का शिकार हुई। फिर 1959 में जो नक्सलवादी सीपीआईएम थी, उससे भी अलग हो करके जो है एक अलग पार्टी सीपीआईएमएल, मार्क्सवादी लेनिनवादी बन गई थी। तो इस पार्टी का जो नेतृत्व था वो चारू मजूमदार के हाथों में था। और जो ये आंदोलन था, ये 9 राज्य और 75 जिलों को इस आंदोलन ने प्रभावित किया। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का एक पुलिस स्टेशन से यह आंदोलन शुरू हुआ। 1967 में ये किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। जो किसानों से बटाई, जोतदार और जो पट्टेदार थे, उनसे बहुत अधिक मात्रा में लगान आदि वसूलना
और उनकी जमीनों का जो है वो अतिक्रमण करना, इसके खिलाफ लोगों ने किसान जो लोग थे वो सामने आए और आंदोलन किया। चारू मजूमदार जो नेता थे, सीपीआई एमएल, मार्क्सवादी लेनिनवादी जो पार्टी थी उसके नेता थे, उसने इस आंदोलन का हिंसक तरीके से इसका आह्वान किया। हिंसा बढ़ती चली गई और यह आंदोलन 9 राज्यों के 75 जिलों को इसने प्रभावित किया। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पंजाब ने इसका विरोध किया था। जो किसान थे, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने अन्य हिंसक तरीके की गतिविधियां की, लोगों को मारा और प्रशासनिक और नेताओं का कहीं ना कहीं विरोध किया और हिंसक तरीके से विरोध किया। ये नक्सलवादी आंदोलन काफी लंबे समय से और कहिए कि आज तक भी चल रहा है। तो ये इसमें इन आंदोलनों में जेपी नारायण और मोरारजी देसाई, चारू मजूमदार, ये 3 जो बड़े नेता इसमें उभर करके सामने आए थे। साथ ही इंदिरा गांधी को तेल संकट का भी सामना करना पड़ा था। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ओपेक जो ये जो एशिया का एक पश्चिम एशिया का जो एक ग्रुप है जो तेल निर्यात करता है, उन्होंने तेल उत्पादन में कमी कर दी थी ताकि वो अपने उत्पादन को या अपने प्रोडक्ट को, अपने तेल को भारी कीमतों पे बेच सके। ऐसे में तेल की मूल्य वृद्धि भारत के लिए भी एक संकट बन गई थी, जो कि इंदिरा गांधी के लिए भी बहुत बड़ा संकट बन करके सामने आया था। तो तेल संकट की जो बात हमने की, उससे भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। इसी फेज में एक जो टॉपिक है, एक पॉइंट और जुड़ता है। ये एक अहम कड़ी रहा है कांग्रेस या इंदिरा गांधी के विरोध का। क्या था? न्यायपालिका के अंदर जो इंदिरा गांधी या कांग्रेस का इंटरफेयर था वो खुल करके सामने आया। जो 3 इसमें अहम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? संसद जो कानून बना रही थी मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए, बेसिकली इंदिरा गांधी, न्यायपालिका उसका विरोध कर रही थी और न्यायपालिका ने कहा कि आप मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकते। उसके बाद है, क्या संसद संपत्ति के अधिकार में कटौती कर सकती है? तो न्यायपालिका ने कहा इस प्रकार की कोई कटौती संसद नहीं कर सकती। फिर विरोध सामने आया और एक और पॉइंट यहां सामने आता है, क्या संसद नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है? यहां भी संसद ने कहा कि आप मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। और इसका सीधा सा जो एक वाद था, जो केशवानंद भारती का केस था या मुकदमा था, उस मुकदमे में 13 जजों की पीठ में से 9 जजों ने कहा कि आप मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते। और साथ ही कहा कि संविधान की का जो मूल भाग है या मूल ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। 13 में से 9 जज इसके पक्ष में थे और 4 जजों ने इस फैसले का विरोध किया था। अब क्या हुआ? 1973 में मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का
पद खाली हुआ और उस पद की जो बात थी, जो मुख्य न्यायाधीश बनता था, जो परंपरा थी, वो परंपरा ये थी जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस या इंदिरा गांधी की द्वेष भावना यहां सामने आई और जिन जजेस ने ये जो मौलिक अधिकारों में कटौती के विरुद्ध अपना निर्णय दिया था, कांग्रेस या इंदिरा गांधी ने उन जो सीनियर वो जज थे उनको मुख्य न्यायाधीश बनाने की बजाय एन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, सीजेआई बनाया था। तो ये एक बहुत बड़ा न्यायपालिका का जो मामला था ये सामने उभर कर आया था। जो निष्पक्ष न्यायपालिका थी उसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का जो इंटरफेयर था वो नजर आया था, खुलकर सामने आया। तो ये कुछ ऐसी बातें थी। इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा कुछ गरीबी के बारे में, वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के बारे में, औद्योगिक विकास के बारे में, कृषि की पैदावार में कमी आई, छात्रों के बीच भारी असंतोष, माओवादी और नक्सलवादी आंदोलनों में गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन, रेलवे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल और उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन और उसके बाद तेल संकट और उसके बाद न्यायपालिका के साथ साथ एक बात और बता दूं, प्रशासनिक इंटरफेयर जो इंदिरा गांधी का था वो बहुत अधिक था। प्रशासनिक कोई भी व्यक्ति जो बड़े अधिकारी थे वो मुख्य तौर पर जो कांग्रेसी नेता कहिए या इंदिरा गांधी के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते थे। तो ये न्यायपालिका और प्रशासनिक जो इंटरफेयर इंदिरा गांधी का था वो सभी मिलकर के कारण बने, आंदोलन का कारण बने। आंदोलन जन समूह इसमें शामिल हुआ और ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आगे बढ़ा। मुख्य नेता के तौर पर जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और अटल बिहारी वाजपेयी, ये लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो सभी नेता थे इन्होंने मिलकर के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन का दमन करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा करी थी, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे क्वेश्चन कुछ बनते हैं। एक तो न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन इसमें बनता है, वचनबद्ध न्यायपालिका का या वचनबद्ध नौकरशाही का भी इसमें से क्वेश्चन बनता है, और एक नक्सलवादी आंदोलन का क्वेश्चन बनेगा इसमें से, और एक क्वेश्चन इसमें जो बिहार आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा, और एक रेलवे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का क्वेश्चन बनेगा, और एक गुजरात नवनिर्माण आंदोलन और बिहार आंदोलन। या इसमें एक इन सब को मिला के मुख्य तौर पर जो क्वेश्चन बनेगा कि आपातकाल जो लागू हुआ, संकटकाल, आपातकाल, इमरजेंसी जो लागू करी गई उसके कारणों पर चर्चा करें। तो ये सभी कारण वहां पर हम लिख सकते हैं। तो मुख्य तौर पर प्रश्न यही बनेगा कि आपातकाल की घोषणा के पीछे के कारण बताइए या लिखें। आप सभी छात्रों से आग्रह और सलाह भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें ताकि उनका भी कोई नुकसान ना हो और आप भी कंटिन्यूअस जो स्टडी है वो कर सके, लगातार पढ़ सके। सभी छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें। घर पर रहे, घर से बाहर बेकार ना घूमे, काम के बिना ना घूमे, मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए, और सबसे बड़ी बात जो है
जो शिक्षा का जो ये कार्य है, ये सरकार घर से पढ़ाओ अभियान के तहत कर रही है। आप सभी घर पर बैठ करके ही शिक्षा प्राप्त करें, और जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, अल्टरनेट के तौर पर ये काम जो है, आप विद्यार्थियों से जुड़ने का जो काम है वो सरकार कर रही है। हम भी उसमें पूरी तरह शामिल हैं। हम भी आपका सहयोग, सभी अध्यापकगण आपका सहयोग समय समय पर कर रहे हैं। धन्यवाद।